हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में सहृदय स्वागत है दोस्तों। तो आज हम उसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, आप इनका उत्तर दीजिए। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का श्रेय आप निम्नलिखित में से किसे देंगे? तो ए नंबर जॉन गिल क्राइस्ट है, बी नंबर भारतेंदु है, सी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। तो हमें ये पूरा उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर है जॉन गिल क्राइस्ट। तो दोस्तों जानते हैं, इसका इतिहास आप अच्छे से जान रहे होंगे। जॉन गिल क्राइस्ट की नियुक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई थी। ठीक है दोस्तों। तो 1 नवंबर ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो हमें तो अच्छे से याद है 1800 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भाई जब हमसे डेट पूछी जाती है दोस्तों, तब हम वहाँ पे परेशान होने लगते हैं। तो ये प्रश्न भी आप अच्छे से याद रखिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1800 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। यहीं पे हिंदी को एक भाषा के रूप में अभिहित किया गया था, वो भी खड़ी बोली के रूप में। तो फिर दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि खड़ी बोली जब नाम किया गया था दोस्तों, तो इसमें सर्वप्रमुख 2 लेखक कौन कौन थे जिन्होंने हिंदी की पुस्तकें तैयार की थी? तो आप जानते हैं इसमें कुल 4 लोग थे, लेकिन 2 लोगों को यहाँ पे स्थान मिला था हिंदी में पुस्तक तैयार करने के लिए। वो थे पहले लल्लूलाल, दूसरे सदल मिश्र। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी में पुस्तक तैयार की थी। तो आइए अब हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 1 नवंबर 1800 जो दिया गया है फोर्ट विलियम की स्थापना का, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? आप देखिए वही हैं 2 लोग, इंसाअल्लाह खां, लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, जिनकी एक पुस्तक होती है सुख सागर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सुख सागर। ठीक है दोस्तों, आप इन्हें नोट करेंगे। ईसा अल्लाह खां की पुस्तक का नाम रानी केतकी की कहानी है। आइए अब हम इस प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। बाकी तो आपको सब पता होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। तो 2 नंबर का उत्तर है, देखिए खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो लल्लू लाल। ठीक है दोस्तों, लल्लू लाल जो है। अब ये प्रश्न फिर पूछा जाएगा कि लल्लू लाल ने सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग किया था, उल्लेख किया था, खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था लल्लू लाल जी ने, तो वह अपनी किस रचना में किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रेम सागर में। ठीक है दोस्तों, प्रेम सागर में। आप यहाँ देख लीजिए एक बार, प्रेम सागर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। और कब किया था, सन भी यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे प्रेम सागर 1803 ईस्वी की भूमिका में किए थे। अपने इस प्रेम सागर की भूमिका में खड़ी बोली शब्द का उल्लेख किए थे लल्लू लाल जी। तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? प्रश्न नंबर 3 है। तो बताइए आप लोग। तो इसका आंसर होगा कैप्टन टेलर, कैप्टन माउंट, विलियम प्राइस, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 3 नंबर का सी होगा दोस्तों। आप देखिए 3 नंबर का सी होगा। ठीक है, हिंदुस्तानी से पृथक एक प्रमुख देसी भाषा के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विलियम प्राइस और कब किए थे? तो अब इसका भी सन याद रखिए। विलियम ने सन 1825 में प्रथम बार हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक किया था। आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 1825 ईस्वी में। ठीक है, आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे।
मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? दोस्तों प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, आप इन्हें अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको प्रश्नों में मजा आएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4, तो बताइए एथरिंगटन, एथरिंगटन, ठीक है, गठन, एथरिंगटन मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? आप जानते होंगे खड़ी बोली हिंदी मानकीकरण जो होता है ना भाषा का, वहाँ पे अब वही पूछा जा रहा है मानकीकरण का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो एथरिंगटन, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न पे और देखिए प्रश्न नंबर 5, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 को आप देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, ठीक है। मानक हिंदी की आधार बोली है, मानक हिंदी की आधार बोली है। प्रश्न नंबर 5, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को अच्छे से पता होगा दोस्तों, जिसका दूसरा नाम है कौरवी। कौरवी को ही खड़ी बोली कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आइए आप चलिए प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 को अच्छे से ध्यान से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 को आप देख लीजिए, ठीक है। अब अच्छे से प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है। मानक हिंदी की आधार बोली के प्रसर्ग कु, नु, ते, से, ती आदि रूपों का आदर्श भाषा में है। स्वीकार कर लिया गया है, अस्वीकृत किया गया है, आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया है, काव्य के लिए उपयुक्त माना गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 तो इसका है अस्वीकृत किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलेंगे अपना प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 7, कौरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 प्रसर्ग को, कु, नु, ने, के है, जबकि मानक हिंदी में इसकी संख्या है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको एक प्रश्न जो है कि प्रश्न में ही मिल गया। कौरवी में कर्म और संप्रदान कारक के लिए 5 प्रसर्ग कौन कौन? को, कु, नु, ने, के, जबकि मानक हिंदी में इसकी संख्या। दूसरा प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं, तो मानक हिंदी में 2 है दोस्तों। कितने हैं? 2। प्रश्न नंबर 7, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की तरफ दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 8 को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिए। आप सभी अच्छे से प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 को देखिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 को देखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 8, ठीक है। स्क्रीन पे आपके प्रश्न नंबर 8 है। आप प्रश्न नंबर 8 को देखिए। आधार बोली के कारक करण और अपादान कारक के लिए, ठीक है, 4 प्रसर्गों ते, से, ती में से मानक हिंदी में किसे अपनाया गया है? प्रश्न नंबर 8, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, इसका आंसर होगा से, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे एक वचन और बहुवचन, इसमें बिंदी लगा है, बहुवचन में है, ठीक है, इसलिए इसका प्रश्न ए होगा आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है, क्या हो जाती है? सरस होती है, सरल होती है, दुरूह होती है, भावपूर्ण होती है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप लोग बताइए। तो भाषा क्या होती है? सरल हो जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। जिसे हम शुद्ध हिंदी कहते हैं वस्तुतः वह है, क्या है? मानक हिंदी है, ठीक है। आप प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 को देखिए, अच्छे से देखिएगा। मानक भाषा राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि वह क्या होती है बताइए? साहित्यिक होती है, सुव्यवस्थित होती है, व्याकरणानुमोदित होती है, भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 11,
ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, इसका आंसर होगा डी दोस्तों। भाषाई एकता द्वारा वैचारिक एकता स्थापित करने में सक्षम होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12, भाषा के मानकीकरण का अर्थ है क्या है? भाषा मानकीकरण का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 12। ये सब प्रश्न थोड़े इजी हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न टफ हैं, कुछ प्रश्न इजी हैं। तो प्रश्न नंबर 12, एक रूपता लाना, ठीक है, की समानता होगी। एक रूपता का दूसरा नाम समानता है दोस्तों। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 13 पे। जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया है क्या है? आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। पूर्ण और स्थिर हो जाती है, कभी पूर्ण नहीं होती, व्याकरणाबद्ध हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर होगा कभी पूर्ण नहीं होती। जीवंत भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। प्रश्न नंबर 14 पे चलिए दोस्तों। किसी भी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? ठीक है, अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न मजेदार है दोस्तों। तो इसका उत्तर है 4 नंबर। 4 नंबर में है, देखिए, चयन है, प्रसार है, प्रयोग है, स्वीकृति है। आप तो इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला चयन है, ठीक है, दूसरा है प्रसार, तीसरा है प्रयोग, आप साफ से लिख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद है स्वीकृति। ठीक है दोस्तों, स्वीकृति। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 15 पे। मानक भाषा का प्रसार आसानी से हो सकता है क्योंकि वह क्या है? अशिक्षितों द्वारा व्यवहृत होती है, साहित्य का माध्यम होती है, थोड़ा दुरूह और रोजगार परक होती है, सहज और सरल होती है। तो इसका आंसर आप सभी दे पाएंगे। मानक भाषा क्या होती है? सहज और सरल होती। सहज जिसे आप अच्छे से समझ पाए, सरल, ठीक है, मतलब आसानी होती है, और सरल होती है जिसे आप अच्छे से जान पाए। प्रश्न को आप दोस्तों देखिए। मानक के आधार पर भाषा के मौखिक रूप को अपेक्षा लिखित रूप अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ए नंबर इसमें साहित्य की भावाभिव्यक्ति होती है। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। बाकी 3 ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे, आइए। ठीक है दोस्तों, देखिए 3 नंबर आपको इधर मिल रहे हैं। इसमें रचना का हित जुड़ा होता है, इसमें समानता या एक रूपता का निर्वाह भली भांति हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें लेखक और पाठक को मानसिक संतुष्टि होती है। तो इसका सी नंबर होगा। आइए हम चलेंगे प्रश्न नंबर 17। ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। ये कूट का प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में 1-2 प्रश्न आता है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 17। ठीक है दोस्तों, देखिए नीचे 2 कूट दिए गए हैं। एक का अर्थ है कारण, दूसरे का अर्थ है कथन, और दूसरे का कारण। कथन को देखिए सबसे पहले। एक रूपता मानक भाषा का परमावश्यक लक्षण है। ठीक है, बिल्कुल सही है। समानता का या एक रूपता के अभाव में कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती। अब बताइए बी नंबर। ठीक है दोस्तों, फिर हम आंसर पे चलेंगे। अभी आप सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 17। तो आप देखिए, फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। समानता या एक रूपता के अभाव में कोई भी भाषा मानक नहीं बन सकती। ये भी कथन कारण बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप आंसर को देखिए। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही। ठीक है, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नहीं दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे 17 से 18 नंबर प्रश्न की तरफ। आप 18 नंबर के प्रश्न को देखिए और अपने उत्तर को देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर भी आप लोग अच्छे से दे पाएंगे, जहाँ तक सभी आपने प्रश्न को उत्तर दे लिया है। ठीक है दोस्तों, आप चलेंगे प्रश्न नंबर 19 पे। हिंदी वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार कौन है? वर्तनी शुद्धिकरण पे प्रश्न नंबर 19। तो आप देखिए, ये भी प्रश्न दोस्तों आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं।
छत्रधारी सिंह। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछेगा कि ये प्रथम वर्तनी पर पुस्तक लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं छत्रधारी सिंह, तो इनकी रचना कब हुई थी? अब आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, तो 1884। ठीक है, 1884 में इनकी पुस्तक की रचना हुई थी, हिंदी वर्तनी पर। ठीक है, लिखने वाले प्रथम रचनाकार हैं। और कब किए थे ये रचना, कब हुई थी? 1884 में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न को देखिए अच्छे से। प्रश्न नंबर 20 को, 19वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी वर्तनी पर विचार करने वाला विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, कब? बोलिए, 19वीं सदी के अंत में। ठीक है दोस्तों, तो इसका 20 का आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। आइए प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। 21 को देखिए, अभी प्रश्न मजेदार है, आप इनसे परिचित होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी रचना में कारक चिन्हों को कैसे लिखा है? अब बताइए, इनके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे लिखा है? अलग करके लिखा है, लोप करके लिखा है, मिला के लिखा है, सभी तरह। तो ये दोनों लोग अलग करके लिखे हैं दोस्तों। इस प्रश्न को आप अपने डायरी में नोट डाउन करिए। आइए प्रश्न नंबर 22 को देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। सन 1888 में हिंदी बंगवासी के संपादक ने अपने पत्र में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखना उचित ठहराया, तो इसका प्रखर विरोध निम्नलिखित में से किसने किया? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास, सितारे हिंद। दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, इसका आंसर है अंबिका दत्त व्यास दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 23 पे। आइए दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं प्रश्न नंबर 23। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप इनका आंसर दे दोस्तों। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में है, उसके अर्थ। ठीक है, बताइए। 23 नंबर का प्रश्न है, निश्चित रहता है, ठीक है, अनिश्चित रहती है, भाषा कैसी रहती है? अनिश्चित रहती है, कार्यकुशल रहती है, निश्चित रहती है, न्याय की झलक रहती है। दोस्तों प्रश्न बहुत मज़ेदार है, तो निश्चित रहती है। ठीक है, अगर निश्चित नहीं होगी तो फिर कैसे काम काज किया जाएगा? गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? आप बताइए। प्रश्न नंबर 24। ठीक है दोस्तों, तो सिनेमा का बिल्कुल सही, रेडियो भी था, पत्र पत्रिकाएं थी, दूरदर्शन था। ठीक है, गैर सरकारी स्तर पर हिंदी के मानकीकरण में किसका योगदान रहा है? तो उपर्युक्त सभी का दोस्तों। ये तो प्रश्न इजी प्रश्न था। अब नीचे एक कूट का प्रश्न है दोस्तों, आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ें, फिर इसका आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाएं। वही है, एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन है, व्याकरण का भाषा के मानकीकरण में अपना विशेष महत्व है, बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण हिंदी के मानक रूप से के विकास में विशेष सहायक सिद्ध हुई। तो आप दोनों प्रश्न पढ़ेंगे, कथन और कारण, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 25। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। ठीक है, एक बार सब आप उत्तर को पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आप चलेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, इनका उत्तर आप दीजिए। विदेशी शब्दों को उनके मूल रूप में अपनाए जाने से उनका उच्चारण, वर्तनी आदि निम्नलिखित में से कैसा हो जाएगा? साहित्य के प्रतिकूल, हिंदी के अनुरूप, हिंदी के प्रतिकूल, यथावत रहेगा। अब आप बताइए प्रश्न नंबर 26।
तो इसका आंसर होगा हिंदी के अनुरूप दोस्तों। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 27। उसी प्रश्न पे हम समय लेंगे जो प्रश्न लगेगा कि थोड़ा अच्छा है, बाकी तो आपको पता ही होगा। नागरी लिपि और अंकों में एकरूपता लाने हेतु उपयोगी सुझाव प्रसारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिर्देशालय, संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, भारत सरकार। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, उत्तर दीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 27, तो ये होगा इसका केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार की। आगे एक प्रश्न और है दोस्तों, जैसा आपने ऊपर प्रश्न को देखा वैसा ही एक प्रश्न और है कूट वाला। आप इन्हें अच्छे से देखें, प्रश्न को देख लें, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। दो वक्तव्य दिए गए, कथन है, दूसरा कारण है। कथन को देख लीजिए। पदनामों में लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है। यदि पदनाम है तो वहाँ पे लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है। आप यदि आपने जो है कि लिंग पढ़ा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए इजी होंगे दोस्तों। और हम भाषा और उसके विकास से प्रश्न लिए हैं, तो ऐसे प्रश्न अवश्य आएंगे। आइए अब चलिए, कथन आपने देख लिया, अब आप कारण को देखिए दोस्तों। ठीक है, कारण को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए कारण देखिए, जैसे ये सारे पदनाम है। प्रश्न अभी आप कारण देखे थे, पदनामों में लिंग भेद की आवश्यकता नहीं है। अब आप कारण को देखिए। राष्ट्रपति, राजदूत, मंत्री, सचिव, कुलपति, निर्देशक, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, लेखपाल, अध्यापक इत्यादि शब्द उभयलिंगी हैं। राष्ट्रपति से राष्ट्रपत्नी, ठीक है दोस्तों, राजदूत से राजदूती, मंत्री से मंत्राणी, कुलपति से कुलपत्नी। संबोधन कितना भोड़ा और हास्यपद है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपने अच्छे से लिंग को पढ़ा होगा तो प्रश्न का उत्तर आपके लिए आसान होगा दोस्तों। तो इसका होगा ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर है दोस्तों। ठीक है, जितने भी पद होंगे उसमें ये नहीं, लिंग भेद की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई राष्ट्रपति हो गया, तो यदि वो महिला राष्ट्रपति है तो आप कहेंगे फला राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। मानक हिंदी में सर्वनाम के साथ प्रसर्ग को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कुछ दूर सटाकर, अलग अलग हटाकर। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों सटाकर लिखते हैं। ठीक है, प्रसर्ग को, प्रसर्ग का मतलब होता है, आप बताइए, चिन्ह। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 30। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों आप सभी से, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मैं एक अच्छे कंटेंट के साथ आ सकूं। वैसे तो बहुत यूट्यूब पे लोग पड़े हैं उलझाने के लिए दोस्तों, लेकिन मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं सबसे अलग कुछ कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक कमेंट आप अवश्य करिएगा मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए दोस्तों। बस इतना कहना चाहूँगी आप सभी से। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। संस्कृत, ठीक है, संस्कृत पद्धति के अनुसार पुल्लिंग शब्द अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु आदि मानक हिंदी में मान्य है। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, तो क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या है? संस्कृत पद्धति के अनुसार पुल्लिंग शब्द अग्नि, आत्मा, मृत्यु, आयु, ठीक है, वायु। वायु आता है कि आती है, आप जब इसका प्रयोग करेंगे समझ में आ जाएगा। अग्नि जलती है कि जलता है, तो जब प्रयोग करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये प्रश्न नंबर 31 पे। स्त्रीलिंग संबोधन में संस्कृत की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे शकुंतले, सीते, राधिके आदि शब्द मानक हिंदी में है। ये भी प्रश्न अच्छा है, प्रश्न नंबर 31। ठीक है, आइए दोस्तों बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। प्रश्न नंबर 31 तो अमान्य है दोस्तों, लेकिन अक्सर लोग देखेंगे तो उपयोग करते हैं, गलत है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक नहीं है? प्रश्न नंबर 32। ठीक है, तो 32 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक नहीं है? प्रश्न नंबर 32। ठीक है, 32 का है इनने। इनने से क्या होता है? इनको, उनको, इनसे, इन्होंने, ये तो मानक है, लेकिन ये क्या है? यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? नहीं है। आप चलिए प्रश्न नंबर 33 दीजिए। ये सब प्रश्न थोड़े इजी हैं दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द मानक है। तो प्रश्न नंबर 33 को देखिए, मानक कौन सा है? लड़किए, चिड़िए, रोटिए, आप लोग बताइए। ये है डिबिया। ये भी ऐसे होता तो ये मानक हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 34 पे। मानक शब्द पहचानिए। कुलपत्नी, अध्यक्षा, सचिव, अध्यापिका। आप अच्छे से पढ़ लिख के अध्यापक अध्यापिका ही बनेंगे दोस्तों। तो बताइए सचिव। ठीक है, प्रश्न नंबर 34। आइए प्रश्न नंबर 35 के प्रश्न को देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अमानक है? क्या है? राजदूत, राष्ट्रपति, प्राचार्य, अनुदेशक। प्रश्न नंबर 35 को देखिए, प्रधानाचार्य। ठीक है दोस्तों, अमानक है, शब्द अमानक पूछ रहा है। ये तो राजदूत सही है, राष्ट्रपति, अनुदेशक, लेकिन प्रधानाचार्य आप उपयोग करके देखिएगा, फिर कमेंट में आप बताइएगा हमको दोस्तों। आइए हम चलेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 आ चुका है। आप सभी इनका उत्तर दें दोस्तों। प्रश्न नंबर 36, ठीक है, देखिए अच्छे से और इनका उत्तर दीजिए। प्रश्न थोड़ा इजी है और फटाफट करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 को देखिए। ठीक है, इसका क्या होगा? दोबारा, बैठाना, छोटाई, गुहार। शब्द मानक है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 को देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? तो 37 को देखिए। ठीक है, दुकान कैसे लिखा है? श्रीमती, साहिब, खुराक है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक है? तो प्रश्न नंबर 38 का देखिए, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 38, ठीक है, प्रश्न नंबर 38 को पढ़िए और अपना आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 38, ठीक है। 39 को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अमानक शब्द है। क्या है अमानक शब्द? ठीक है, निम्नलिखित में से अमानक शब्द को बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 39, तो ये क्या है? मंडल अमानक शब्द है दोस्तों। अब इस ऐसे आप नहीं लिख सकते, और आपने वाक्य शुद्धि को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो यह प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। निम्नलिखित में से मानक शब्द है। प्रश्न नंबर 40 को देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से मानक शब्द है। तो 40 में है, देखिए, पैदायश, फरमायश, फरमायश, नुमायश, गुंजाइश। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों ये 40 प्रश्न, ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट में अवश्य बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे मिलने का माध्यम सिर्फ कमेंट है जो हमें बता पाएगा कि हमारा प्रयास कैसा है। तो दोस्तों आज के लिए 40 प्रश्न, इसके आगे के प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।